क्लियर है? राइट। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारा अगला ऐसे है, ऐसे 720 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू द अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू द अदर इंफॉर्मेशन। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है सर? बोला देखो, जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है ना, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को सर्कुलेट किया जाता है एज पर सेक्शन 136, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सर होता ही है, ऑडिट रिपोर्ट तो होता ही है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर्कुलेट होती हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं। उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होता है, उसके अंदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो एनुअल रिपोर्ट में सर्कुलेट होता है, उसी को बोला जाता है अदर इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है सर अदर इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या बोला गया सर? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अदर इंफॉर्मेशन के लिए है क्या? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अदर इंफॉर्मेशन के लिए है क्या? अब आप क्या बोलोगे मुझे? आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर आपने कुछ भांग वगैरह पी लिया है क्या? आप तो हमें क्लास 1 से पढ़ा रहे हो, डे 1 से पढ़ा रहे हो कि ऑडिटर को किस चीज के बारे में ओपिनियन देना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। ये क्या है? अदर इंफॉर्मेशन है। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है। तो क्या मेरे को इस अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर भी ओपिनियन देना है, या मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही ओपिनियन देना है खाली? द आंसर इज कि सर ऑब्वियस सी बात है ना, अपने को खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, अपने को ये अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन नहीं देना है। तो हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज लॉजिकल से चीज समझो, ये जो अदर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सर्कुलेट हो रहा है। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन भी जाएगा, वो इकट्ठा होंगे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, and they might feel that the auditor has given opinion on this also। होगा कि नहीं ऐसा? बोल के ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये स्टैंडर्ड बोलता है सबसे पहली बात हम लोग एक अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करके चलेंगे, और उस अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में हम लोग क्लियरली लिख देंगे कि ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर मैटर्स पैरा, नहीं भाई, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, अदर इंफॉर्मेशन का अलग से पैराग्राफ है, अदर मैटर्स पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ, राइट, अदर मैटर्स पार्टिकुलरली ये इसका जो अलग से पैराग्राफ है हमारा अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, नॉट द अदर मैटर्स पैराग्राफ। तो अलग से आप क्या करोगे सर? जो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ है उसमें लिख दोगे कि अपना जो काम है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है, अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देना नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड कहता है सुनो सुनो सुनो, वैसे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि उस एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन भी है, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तुम एक काम करना, अदर इंफॉर्मेशन भी रीड कर लेना। चल यार, तुमने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा और कर ले भाई, अदर इंफॉर्मेशन को भी क्या कर लेना, एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना अदर इंफॉर्मेशन को, और रीड करने के बाद देख लेना कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ गलत तो नहीं है। एक बार क्या कर लेना सर? अदर इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना। सर अदर इंफॉर्मेशन में आएगा क्या क्या? अदर इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल मैटर्स आ सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स आ सकते हैं, अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट जो भी एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में है। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सर अदर इंफॉर्मेशन के? देखना लास्ट में दिया हुआ है, या तो फाइनेंशियल चीजें हो सकती हैं अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, या तो नॉन फाइनेंशियल चीजें हो सकती हैं। तो या तो अमाउंट्स वाली कैटेगरी हो सकती है, या अदर आइटम्स वाली कैटेगरी हो सकती है, जो कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। अमाउंट्स वाली कैटेगरी क्या क्या हो सकती है सर? फॉर एग्जांपल, जैसा आपने देखा होगा यार, रिलायंस का एक काम करना एनुअल रिपोर्ट निकालना। आप जब देखोगे रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट निकालोगे तो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाद में जाता है, उससे पहले वो रंग बिरंगे एकदम कलरफुल पिक्चर्स वगैरह में ना पूरा कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ रहता है, और वहां पे उन्होंने कभी कभी बताया होता है कि हमारा कंपनी का ईपीएस कितना है, हमारी कंपनी पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है, हमने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कभी कभी कंपनी अपने रेशियोज के बारे में कुछ बता रही होती है। तो वो सारा अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। तो एग्जांपल ऑफ अमाउंट्स दैट में बी इंडिकेटेड इन अदर इंफॉर्मेशन हो सकता है समरी अपने की फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताए, कंपनी अपने ईपीएस के बारे में बताए, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताए, अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के बारे में बताए, कुछ लिटिगेशंस वगैरह की जानकारी दे, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की जानकारी दे, गारंटीज वगैरह के बारे में बताए, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में बताए, कुछ रेशियोज के बारे में बताए। तो ये सारा अदर आइटम्स के अंदर आ सकता है, ये सारे अमाउंट्स के अंदर आ सकता है इन अदर इंफॉर्मेशन। अदर आइटम्स मतलब नॉन फाइनेंशियल नेचर, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर हो सकता है। कंपनी पार्टिकुलरली कुछ अजम्पशंस के बारे में बताए, कुछ एस्टिमेट्स के बारे में बताए, हो सकता है कंपनी रिलेटेड पार्टीज के बारे में बताए,
समझ रहे हो सकता है कंपनी ने कुछ गारंटीज वगैरह एग्जीक्यूट किया है, उसके बारे में बताए। सर गारंटीज तो ऊपर भी था, गारंटी को लेकर अगर कुछ अमाउंट को क्वांटिफाई कर रहा है कंपनी तो वो अमाउंट्स में आ जाएगा, बट गारंटी के बारे में एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो अदर आइटम्स में आ जाएगा। हो सकता है कंपनी कुछ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज के बारे में बताए, कुछ नए लॉज रेगुलेशंस वगैरह के बारे में बताए, कुछ अपने कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बताए, कंपनी अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताए, बिजनेस आउटलुक के बारे में बताए, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह हैं उनके ट्रेंड्स के बारे में बताए कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, हम अपने रॉ मटेरियल जापान से मंगाते हैं, अभी जापान में स्ट्राइक चल रहा है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस महंगे हो गए हैं। तो हो सकता है कंपनी ये सारी जानकारी दे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, अदर आइटम्स के अंदर। तो एक बार इसको बढ़िया से रीड कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना है कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा। अब ऑडिटर का काम क्या है स्टैंडर्ड के अंदर? सबसे पहले क्या करना है सर, ऑडिटर ने ना अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना है और उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ना रीड क्या करना है, ऑब्टेन करके रीड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है सर, ऑडिटर ने अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट से, और अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद एक बार क्या करना है बेटा, अच्छे से अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या देखना है, रीड करने के बाद क्या देखना है, यह देखना है कि यार अदर इंफॉर्मेशन में कुछ गलत तो नहीं है। रीड करने के बाद क्या करना है कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ गलत तो नहीं है, whether there is any material inconsistency between the other information and the financial statement, whether there is any material inconsistency between the other information and the financial statement। ठीक है जी। अब पार्टिकुलरली देखना, यहां पे जब क्या करेगा सर, ऑडिटर रीड करेगा अदर इंफॉर्मेशन और रीड करके ये देखेगा कि कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है अदर इंफॉर्मेशन के बीच और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच। ठीक है, अब उसके बाद मान लो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, उसके बाद मान लो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है कि एक तरफ तो कंपनी अदर इंफॉर्मेशन में लिख रही है, एक तरफ तो कंपनी अदर इंफॉर्मेशन में लिख रही है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत डिक्रीज हो गए। लेकिन जब हम P&L में प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब यार आप तो दुगलापंती कर रहे हो, आप तो दो बातें कर रहे हो। एक तरफ आप कर रहे हो कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि जहां से आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो वहां से प्राइसेस डिक्रीज हो गए मान लो, तो अगर वहां के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आप होनी चाहिए। P&L में आप दिखा रहे हो प्रॉफिट कम हो गया। एक तरफ आप बोल रहे हो कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी चाहिए। P&L में आप दिखा रहे हो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो आप तो यार डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और बोल रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और बोल रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए अबाउट सच मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करता है इन अदर इंफॉर्मेशन तो आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए अबाउट सच मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। फिर आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप हमें बेसिस प्रोवाइड करें कि किस बेसिस में आपने वो स्टेटमेंट दिया है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। आप हमें वो बेसिस प्रोवाइड करें कि आपका क्या बेसिस है फॉर द गिविंग दैट स्टेटमेंट इन द अदर इंफॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट फिर आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, अपना जस्टिफिकेशन वगैरह देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन में गलतियां हैं, अदर इंफॉर्मेशन में गलतियां नहीं है। अब लॉजिकल सी चीज सोचो और मुझे बताओ, सुनो, अगर ऐसा है कि तुमको कोई इनकंसिस्टेंसी मिला बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अदर इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब आपके मन में डाउट आ रहा है कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या तो अदर इंफॉर्मेशन गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टैंडर्ड नहीं आएगा, फिर तो बाकी स्टैंडर्ड्स में अपन डिस्कस कर ही रहे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत है तब ये स्टैंडर्ड आएगा, तब आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे उस चीज के बारे में, मैनेजमेंट से फर्दर इंफॉर्मेशन मांगोगे और ये डिसाइड करोगे कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर आप ये कंक्लूड करते हो फाइनली कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या कंक्लूड करते हो बेटा कि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप मैनेजमेंट को क्या बोलोगे, मैनेजमेंट प्लीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट कर दो ना। क्या बोलोगे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट प्लीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट कर दो ना, जो भी अदर इंफॉर्मेशन में है। अगर मैनेजमेंट एग्री कर देता है टू मेक द करेक्शन, तो डिटरमाइन कर लोगे कि सचमुच करेक्शन हो गया क्या नहीं हुआ। तो बोलोगे ठीक है यार करेक्शन करके ना एक कॉपी मेरे को दे दियो, मैं चेक कर लूंगा करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैनेजमेंट करेक्शन करने से मना कर देता है तो क्या करोगे आप, तो चुगलीबाजी का काम है आपका। मैनेजमेंट ने सही नहीं किया, TCWG को बोलोगे TCWG सुनो ना, मैनेजमेंट ने करेक्शन नहीं किया। उसके बाद अगर TCWG के बोलने के बाद भी करेक्शन नहीं हुआ
आपने तीसरे बच्चे को बोला तब भी करेक्शन नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे सर? तब हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे सर, रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे सर। मैं सही बोल रहा हूं क्या? मैं सही नहीं बोल रहा बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं। गलती अदर इंफॉर्मेशन के अंदर है। तो मैनेजमेंट अगर मना भी कर रहा है सही करने से, तो मैं मॉडिफाई तो नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन तो मैं तभी करूंगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं। तो अगर अदर इंफॉर्मेशन में जो मिस स्टेटमेंट है उसे मैनेजमेंट सही नहीं करता है इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू TCWG, अब मैं कंसिडर करूंगा इंप्लीकेशन इन माय ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब मैं कंसिडर करूंगा कि यार उस चीज का इंप्लीकेशन मेरे ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या आने वाला है, क्योंकि मैं मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकता। तो इसका पॉसिबल इंप्लीकेशन क्या है पता है? कि हम अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में बता देंगे। क्या करेंगे सर? अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में बता देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम विड्रॉ करने के बारे में सोचें। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर हम विड्रॉ करने के बारे में सोचें। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पॉसिबल इंप्लीकेशंस में भी रिपोर्टिंग इन द सेक्शन अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ एंड ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इफ परमिसेबल। सर मेरे को जो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता चला ना अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चला। ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद पता चला। तब मैं क्या करूंगा? तब मैं ऐसे 560 अप्लाई करूंगा जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड है, और यहां भी मैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए बोलूंगा। और अगर यहां मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता, अगर यहां मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता, फिर तो मैं अपने अदर इंफॉर्मेशन पैरा में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्ट इशू कर दिया मैंने। तब इसलिए यहां पे क्या बोला है कि अगर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको इनकंसिस्टेंसी का पता चलता है और फिर मैनेजमेंट उसे करेक्ट नहीं करता है, आप एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना कंसीडरिंग योर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो अगर आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी का पता चलता है सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और फिर भी मैनेजमेंट उसे करेक्ट नहीं करता है, तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना कंसीडरिंग योर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और फाइनली अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में क्या क्या आएगा? तो पार्टिकुलरली जो अदर इंफॉर्मेशन पैरा है उसमें क्या क्या आएगा? एक तो स्टेटमेंट आ जाएगा बॉस की मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज पार्टिकुलरली आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आपका जो ओपिनियन है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। आप डिस्क्राइब कर दोगे कि अदर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की है, रीड करने की है, कंसिडर करने की है। दैट्स इट। और अगर पार्टिकुलरली अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिले हैं, तो एक स्टेटमेंट दे दोगे कि आपको अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें आप अदर इंफॉर्मेशन पैरा के अंदर इंक्लूड कर दोगे। अब क्वेश्चंस देखना किस तरीके के क्वेश्चंस हैं यहां पे। सबसे पहला, while going through the draft annual report, auditor observed that the company has included an item in its annual report indicating a downward trend in market prices of key commodities / raw material as compared to the previous year. However, the actual profit margin of the company as reported in the financial statement is given in the reverse direction. यानी इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है फाइनेंशियल अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होएगा या अदर इंफॉर्मेशन गलत होएगा, कुछ इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ गलत बात लिखी है इन्होंने। ऑडिट मैनेजर डिस्कस दिस विद द पार्टनर ऑफ द फर्म who said that the auditors are not covered with such disclosures made by management in the annual report. लगता है वो पार्टनर गधा है, सानिध्य सर से क्लासेस नहीं लिए उसने, तो बोल रहा है कि अरे भाई ऐसा डिस्क्लोजर्स हमारे मतलब की नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, क्यों पढ़ते हो ऐसे चक्कर में। डिस्कस ऑडिटर्स ड्यूटीज विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट एसे। तो देखना बेटा यहां पे सबसे पहले अदर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ये अपने को कहां से समझ में आ रहा है। यहां पे क्या बोला? indicating company has included an item in the annual report indicating a downward trend in the market prices of key commodities. देखना यहां पे अदर आइटम्स के एग्जांपल में लास्ट पॉइंट देखना, डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस ऑफ की कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल्स। तो पार्टिकुलरली हमारे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, अदर आइटम्स के अंदर आता है। और उसके बाद आप पूरा का पूरा टॉपिक नंबर 3 बता दो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो अदर इंफॉर्मेशन को लेकर, वो पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। और साथ में एक कंक्लूजन दे दोगे कि ये जो पार्टनर है इसका जो अप्रोच है बिल्कुल गलत है, और पार्टनर जो कह रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, पार्टनर को थोड़ी बहुत ज्ञान की कमी है, उसे सानिध्य सर के रिविजन वीडियोज में भेज दिया जाए। अगला क्वेश्चन, ING associates are conducting audit of XYZ Limited. After performing relevant procedures, the auditor concludes that
A material misstatement of other information exists. Okay. Management refuses to correct the same. As an auditor, how do you respond? And would your answer be different if ING associates conclude the same after the date of auditor's report? अब यहां पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ना इस पॉइंट तक तो बता दिया है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट द सेम, तो आपको उसके आगे की बात बतानी है. एज ऑडिटर हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? तो आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे implications for the same in the auditor's report, and also you will consider the possibility of withdrawal. And would your answer be different if ING associates conclude the same after the date of auditor's report? तो वहां मैंने क्या बताया था? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट की appropriate action ले लेना, considering your legal rights and obligations. तो वो वाला पोर्शन यहां पे आ जाएगा. तो ये क्या हो गया अपना? ऐसे 720 हो गया. That is auditor's responsibilities in relation to other information. क्लियर है? और अब अपना लास्ट स्टैंडर्ड फॉर टुडे. तो अपना लास्ट स्टैंडर्ड फॉर टुडे, सो दिस इज गोइंग टू टेक अनदर 15 मिनट्स, 15 मिनट के करीब लगेगा. दैट इज ऐसे 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. क्या स्टैंडर्ड है? ऐसे 402 audit considerations relating to an entity using a service organization. Audit considerations relating to an entity using a service organization. तो साहब यहां पे पार्टीज कौन कौन सी हैं? मान लो सपोज आप ना रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है जी. रिलायंस क्या करती है सर? मान लीजिए अपने कुछ सर्विसेज ना रिलायंस आउटसोर्स करती है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अपना पेरोल फंक्शन आउटसोर्स करती है, मान लीजिए मार्केटिंग फंक्शन आउटसोर्स करती है, ठीक है जी. और मान लीजिए जो साफ सफाई का काम होता है ना, क्लीनिंग वगैरह, वो भी आउटसोर्स करती है. ये आउटसोर्स किसको करती है? एक एजेंसी है जिसका नाम है एबीसी कंसल्टेंट्स. इनको ये लोग काम आउटसोर्स करती है, ठीक है जी. तो आप कौन हो? रिलायंस के ऑडिटर हो. तो अब यहां पे सर रिलायंस कौन है? यहां पे रिलायंस कौन है? रिलायंस है यूजर एंटिटी. रिलायंस ने अपना कुछ सर्विस आउटसोर्स किया एबीसी कंसल्टेंट्स को. तो ये जो एबीसी कंसल्टेंट्स है ये है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी. मान लो एबीसी कंसल्टेंट्स ने भी कुछ काम फर्दर आउटसोर्स किया है, कुछ काम फर्दर आउटसोर्स किया है डीईएफ को. तो डीईएफ को बोला जाएगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर आप यहां पे रिलायंस के ऑडिटर हो तब कहलाओगे ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी. अगर आप एबीसी कंसल्टेंट्स के ऑडिटर हो तब आप कहलाओगे दैट इज ऑडिटर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आप सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी डीईएफ के ऑडिटर हो तब आप कहलाओगे ऑडिटर ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? तो अब आप यहां पे क्या हो सर? रिलायंस के ऑडिटर हो, यानी आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो. अगर आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो ना, अगर आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो ना, ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, तो आपके ऊपर लगने वाला है ऐसे 402. क्या लगेगा सर? ऐसे 402 लगेगा. और अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, किसके ऑडिटर हो सर? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, या फिर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, तब आपके ऊपर लगेगा SAE 3402. तो वो एक अलग मुद्दा है जो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर चला जाता है. अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे 402 की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले सर्विस ऑडिटर कौन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूजर एंटिटी कौन है, यूजर ऑडिटर कौन है. आप देखो लॉजिकल से चीज समझो. आप किसका ऑडिट कर रहे हो साहब? आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, आप रिलायंस के ऑडिटर हो. बट रिलायंस ने कुछ सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी हैं टू एबीसी कंसल्टेंट, जो कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. अब आपको यह देखना है कि ये जो सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी हैं क्या ये सर्विसेज मटेरियल हैं.
क्या ये रिलायंस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करती हैं? अगर ये रिलायंस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट नहीं करती हैं तो ठीक है यार, करने दो आउटसोर्स, मुझे क्या मतलब है। लेकिन अगर ये रिलायंस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मतलब रखती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो आउटसोर्स सर्विसेज है इसके रिगार्डिंग भी अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काम तो इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है एबीसी कंसल्टेंट्स को, और प्रैक्टिकली ऐसा तो फिजिबल नहीं है ना कि मैं एबीसी कंसल्टेंट्स के वहां जाके ऑडिट करूं। वो तो फिजिबल है नहीं कि मैं जाके एबीसी कंसल्टेंट्स के वहां जाके ऑडिट करूं। क्योंकि सोच के देखो, एबीसी कंसल्टेंट्स खाली रिलायंस का काम नहीं कर रहा, वो हो सकता है और भी कितने एंटिटीज का काम कर रहे हो। अगर सबके ऑडिटर्स एबीसी कंसल्टेंट्स में पहुंच गए, फिर वो बोलेगा भैया मैं अपना धंधा पानी बंद करता हूं, तुम लोग आके ऑडिट ही कर लो। तो प्रैक्टिकली यहां पे हमें एक स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन देता है। क्या सॉल्यूशन देता है? बोलता है काम कीजिए, आप एबीसी कंसल्टेंट्स को बोलिए कि वो आपको ना अपने ऑडिटर्स के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करा दे। वो आपको अपने ऑडिटर्स के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करा दे और उस रिपोर्ट के अंदर आपको एक एश्योरेंस मिल जाए कि जो भी कंट्रोल्स वगैरह आउटसोर्स किया गया था वो बराबर है। जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेरी स्टैंडर्ड। सबसे पहले अपने को क्या करनी है सर? अंडरस्टैंडिंग लेनी है सर्विसेज की। अपने को अंडरस्टैंडिंग लेनी है सर्विसेज की कि अगर एक यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज को यूज करता है तो अपने को अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऐसे 315 के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंडिंग में किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन से सर्विसेज हैं जो एसओ यूजर एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है, वो कितनी सिग्निफिकेंट है। नेचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है जी। और नेचर ऑफ सर्विसेज की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? आपको यूजर मैनुअल से मिल सकता है, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है वहां से मिल सकता है। फिर आप देखो नेचर एंड मैटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड और अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वहां जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रहा है उससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इंपैक्ट आ रहा है। फिर आप देखो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन की आप अंडरस्टैंडिंग लो, क्या चीज, किस चीज का डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच। आप देखो अंडरस्टैंडिंग लो आप, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच, ठीक है जी। और चौथी चीज आप अंडरस्टैंडिंग लो, रिश्ता क्या है यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है वो चेक कर लीजिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है आप क्या कर लो सर, उसे चेक कर लो। तो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड की, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर एंड मैटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस की, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है डिग्री ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ एसओ एंड यूजर एंटिटी की, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अभिनव इज सेइंग सर रिम्स से याद कर सकते हैं, रिम्स, यार बात तो सही है, रिम्स अच्छा फॉर्मूला बन रहा है। तो रिम्स अच्छा फॉर्मूला बन रहा है, तो आपके दोस्त अभिनव ने एक फॉर्मूला हमें सजेस्ट किया है रिम्स, कि आप रिम्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। आप किसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो सर? आप रिम्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, रिम्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। रिम्स यानी आर फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आई फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ एसओ एंड द यूजर एंटिटी, ठीक है। एम फॉर मैटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, and as for services provided by the service organization and the significance of those services. So very good अभिनव, आप किसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो? रिम्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा सर अब आप क्या करो, आप आप पार्टिकुलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि आप हमें ना रिपोर्ट सबमिट करवा दो। अब उस रिपोर्ट का नाम है या तो टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट। एक होता है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होता है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट हमें एक अच्छी फीलिंग देता है, कन्विंसिंग फीलिंग देता है, बट वो कंप्लीट वाली फीलिंग नहीं देता। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट इज अ वेरी कंप्लीट रिपोर्ट, मतलब वो हमें कंप्लीट फीलिंग देता है, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब देखना टाइप 1 रिपोर्ट क्या है सर, टाइप 1 रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट समझना, टाइप 2 रिपोर्ट अपने आप याद हो जाएगा। बोला सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले अब बेसिकली लॉजिकली समझो, एक एसओ है, यूजर एंटिटी ने एसओ को काम आउटसोर्स किया। अब हमें क्या चाहिए कि एसओ एक स्टेटमेंट दे, एसओ एक डिक्लेरेशन दे कि बॉस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किया है, जो भी कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किया है फॉर योर सर्विसेज वो सब बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, एसओ की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए, एसओ की तरफ से एक डिस्क्रिप्शन चाहिए कि एसओ बोले कि बॉस सारा कंट्रोल्स बराबर है। दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए कि एसओ ने तो बोल दिया, मैनेजमेंट ने तो बोल दिया, लेकिन एक ऑडिटर भी उस चीज को वेरीफाई करके रिपोर्ट दे कि भाई जो मैनेजमेंट बोल रहा है सही बोल रहा है।
अपने को ये दो चीजें चाहिए। अपने को सबसे पहले चाहिए एसओ का जो मैनेजमेंट है उसका स्टेटमेंट, और फिर अपने को चाहिए कि ऑडिटर ये बोल दे, रीजनेबल एश्योरेंस दे दे कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है सही बोल रहा है। दैट्स इट। अब टाइप 1 रिपोर्ट क्या है सर? टाइप 1 रिपोर्ट एक रिपोर्ट है दैट कंप्राइजेस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द एसओ सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटिव कंट्रोल्स दैट हैव बीन डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड एट अ स्पेसिफाइड डेट। यहां पे अंडरलाइन करिएगा स्पेसिफाइड डेट। तो यहां पे मैनेजमेंट एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है साहब कि पार्टिकुलरली हमारा सिस्टम क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और वो कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो हमने किसी स्पेसिफाइड डेट में इंप्लीमेंट किए हैं। अब फिर एसओ के ऑडिटर से हमें रिपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज हमें मैनेजमेंट के बात पे पूरा भरोसा नहीं है। तो अगली चीज में क्या आएगा कि एसओ का ऑडिटर एक रिपोर्ट देगा, एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि जो भी एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स वो सही दिया है। जो भी एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स वो सही दिया है टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। अब याद रखिएगा यहां पे जो मैनेजमेंट ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में दिया है। यहां पे मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में दिया है और एक स्पेसिफाइड डेट में दिया है। और यहां पे ऑडिटर भी अपने रिपोर्ट में जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा वो उसी चीज के रिगार्डिंग देगा कि जो डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स है वो प्रॉपर है। अब टाइप 2 रिपोर्ट क्या होगा पता सर? टाइप 2 रिपोर्ट क्या होगा? टाइप 2 रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट हमें डिस्क्रिप्शन देगा वो सिर्फ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में नहीं देगा, वो ये भी देगा कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। तो टाइप 1 रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने जो एसओ के मैनेजमेंट ने डिस्क्रिप्शन दिया था वो सिर्फ किसके बारे में दिया था? डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में दिया था और स्पेसिफाइड डेट में दिया था। टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होगा पता है? यहां पे मैनेजमेंट जो डिस्क्रिप्शन देगा वो सिर्फ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में नहीं देगा, ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में देगा कि कंट्रोल्स ऑपरेटिवली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। और ये सिर्फ स्पेसिफाइड डेट में नहीं देगा, ये थ्रू आउट द पीरियड में देगा, थ्रू आउट द पीरियड में देगा। सिमिलरली जो ऑडिटर का रिपोर्ट होगा वो भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो टाइप 1 रिपोर्ट में ऑडिटर भी अपने रिपोर्ट में क्या लिखता था कि डिजाइन बराबर है ऑन द स्पेसिफाइड डेट। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर क्या बोलेगा कि जो कंट्रोल्स है वो वाकई इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। डिजाइन तो बराबर है ही है, लेकिन साथ में जो कंट्रोल्स है वो भी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। जो कंट्रोल्स है वो भी बराबर ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट द पीरियड। तो टाइप 2 रिपोर्ट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन लॉजिकली सोचो बेटा, लॉजिकली सोचो कि अब टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या बोला है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर ने किस चीज के बारे में रीजनेबल एश्योरेंस दिया है? दैट कंट्रोल्स इफेक्टिव है। तो he will also describe the test of controls he will perform. He will also describe the test of controls he has performed to come at that conclusion. तो कौन कौन सा टीओसी परफॉर्म किया, क्या सैंपल रखा, सब कुछ वो डिस्क्राइब करेगा कि मैंने क्या क्या टीओसी परफॉर्म करा, कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे, और मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि कंट्रोल्स बराबर है। तो सब कुछ बताएगा वो। तो ये हो गया टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट, ये हो गया टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है जी। अब आगे ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम आउटसोर्स किया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट जो अपने को मिलेगा उसके अंदर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स का भी डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर वहां सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स का डिस्क्रिप्शन आएगा तो उसको बोलते हैं कार्विन मेथड या इंक्लूसिव मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। और अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ रिपोर्टिंग या फिर कार्व आउट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, कि हम तो अपने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहां एक क्वेश्चन और बनता है, कि मान लीजिए यूजर ऑडिटर ने प्लान किया है कि वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट यूज करेगा एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट्स को कंसिडर करेगा? अब यूजर एंटिटी के ऑडिटर ने कंसिडर किया है कि वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट क्या करने वाला है, यूज करने वाला है एज ऑडिट एविडेंस to support his understanding about the design and implementation of controls at the service organization। तो यूजर ऑडिटर क्या क्या करने वाला है? इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? What are the aspects to be considered by the auditors of user entity in using assurance report given by the auditors of service organization as audit evidence that controls at service organization are operating effectively? तो सबसे पहली चीज आप ये सोच के देखो कि टाइप 1 रिपोर्ट में किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। जो भी टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट था उसमें किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया था? अगर टाइप 1 रिपोर्ट था तो डिजाइन के बारे में, और अगर टाइप 2 रिपोर्ट था तो डिजाइन प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में एट ए स्पेसिफाइड डेट और थ्रू आउट द पीरियड, एट ए स्पेसिफाइड डेट और थ्रू आउट द पीरियड। तो आप यही चीज इवैल्यूएट करोगे कि जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है,
तो वो बराबर है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन बराबर है कि नहीं, डिजाइन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बराबर है कि नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बराबर है कि नहीं। जिस भी टाइम पीरियड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टाइम पीरियड इवैल्यूएट कर लोगे, जिस भी टाइम पीरियड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टाइम पीरियड इवैल्यूएट कर लोगे। साथ ही साथ अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो उसने टीओसी के बारे में भी बताया था कि कौन कौन से टीओसी परफॉर्म किए, तो आप ये भी इवैल्यूएट कर लेना, आप ये भी इवैल्यूएट कर लेना कि जो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सर्विस ऑडिटर ने परफॉर्म किया था क्या वो हमारे लिए रेलिवेंट है। जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने परफॉर्म किया था क्या वो हमारे लिए रेलिवेंट है, क्या वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो ये 3 पॉइंट भी अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर्स ऑफ यूजर एंटिटी इन यूजिंग एश्योरेंस रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर ऑफ एसओ as audit evidence that controls at service organizations are operating effectively। तो सबसे पहले आप इवैल्यूएट करोगे जो भी डिस्क्रिप्शन था, डिजाइन था, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन था बराबर था कि नहीं, जो भी टाइम पीरियड के बारे में बताया गया टाइम पीरियड एडिक्वेट है कि नहीं, जो भी टीओसी परफॉर्म किया है सर्विस ऑडिटर ने वो रेलिवेंट है कि नहीं है। और फाइनली एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर यूजर एंटिटी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल लगाया है, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल मतलब क्या हो गया सर, सर्विस ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एंड से जो कंट्रोल्स लगाए हैं सो लगाए हैं, बट अल्टीमेटली यूजर एंटिटी ने अगर काम आउटसोर्स किया है तो यूजर एंटिटी ने भी तो अपनी तरफ से कंट्रोल्स लगाए होंगे, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स लगाया गया है बाय द यूजर एंटिटी वो भी रेलिवेंट है कि नहीं, वो भी बराबर है कि नहीं। तो ये चीज भी आप क्या करोगे सर, कंसिडर करके चलोगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिपोर्टिंग का, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे रिपोर्टिंग का, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया है, अगर जैसे ऐसा 620 में था ना कि अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आप एक्सपर्ट के नाम को रेफर नहीं करोगे, उसी तरीके से अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आप ऐसे ऑडिटर के रिपोर्ट को रेफर नहीं करोगे। अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आप एसओ के ऑडिटर का रेफरेंस यहां पे नहीं दोगे। तो सेम चीज यहां पे दिया हुआ है, यूजर एंड ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ ए सर्विस ऑडिटर इन द यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट containing unmodified opinion unless required by law or regulation to do so। and अगर वो रेफरेंस लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है तो सर्विस ऑडिटर के रेफरेंस का अगर आप दे भी दोगे तो आप ये चीज क्लियरली मेंशन करोगे कि मैं सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस भले ही दे रहा हूं, मैं सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस भले ही दे रहा हूं बट इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होने वाली है। मैं सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस भले ही दे रहा हूं बट इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्टिकुलरली अगर यूजर एंटिटी का जो ऑडिटर है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर को वो रेफर नहीं करेगा अपने रिपोर्ट में अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। और अगर लॉ रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट की वजह से वो सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट को रेफर कर भी देता है तो वो ये रेफरेंस देगा कि इसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी कम नहीं हो रही है, इसकी वजह से मेरी साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहीं भी कम नहीं हो रही है। और एक फाइनल क्वेश्चन है जिसको आप एक आइडिया लेके चल सकते हो, कोई भी 3 से 4 पॉइंट याद करके चल सकते हो। मैंने क्या बोला था कि बॉस यूजर एंटिटी ने काम आउटसोर्स किया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, अब मेरे को यह देखना है कि वो जो सर्विसेज आउटसोर्स की है क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है तभी मैं बॉदर्ड हूं, वरना मैं बॉदर्ड नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने झाड़ू झाड़ू पोंछे का काम, साफ सफाई का काम आउटसोर्स किया किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को, तो भाई वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है क्या, आई एम नॉट बॉदर्ड विथ इट। लेकिन अगर पार्टिकुलरली कुछ ऐसा काम आउटसोर्स किया है जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे यहां जर्नल एंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है, देन आई एम बॉदर्ड विद इट। तो अगर पार्टिकुलरली कुछ ऐसा काम आउटसोर्स किया है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है, यानी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, जर्नल एंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है, तब जाके आई एम बॉदर्ड विद इट, अदरवाइज आई एम नॉट बॉदर्ड विद इट। तो 3 से 4 पॉइंट याद करके चलना खाली। Service organization services are part of user entity information system relevant to financial reporting if the services affect any of the following। अगर वो सर्विसेज यूजर एंटिटी के क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करती हैं तब वो हमारे लिए रेलिवेंट है। अगर वो यूजर एंटिटी के क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट ही नहीं डालती है तो बाहर में जाए। अगर वो यूजर एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट करती हैं तब वो हमारे लिए रेलिवेंट है। अगर वो एंटिटी के यूजर एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट ही नहीं करती, बाहर में जाए। अगर वो जो सर्विसेज आउटसोर्स की है, अगर वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है तब हमारे लिए रेलिवेंट है, वरना बाहर में जाए। अगर जो सर्विसेज आउटसोर्स की है, अगर वो हमारे यहां यूजर एंटिटी के यहां जर्नल एंट्रीज वगैरह को अफेक्ट करती है तब वो हमारे लिए रेलिवेंट है, वरना बाहर में जाए। तो कोई भी 4 पॉइंट याद करके चलो
कि कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्विसेज हमने आउटसोर्स किया है, अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलिवेंट है तब हम उससे मतलब रखते हैं। और कैसे पता चलेगा वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलिवेंट है कि नहीं? अगर वो अफेक्ट करती है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को, या फिर अगर वो अफेक्ट करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, या फिर अगर वो अफेक्ट करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, या फिर अगर वो अफेक्ट करती है जर्नल एंट्रीज वगैरह को। तो कोई भी 4 पॉइंट याद करके चलो, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा SA 402। ये क्या हो गया सर हमारा SA 402? दैट इज ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं बाय नेचर। होपफुली मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन में मजा आया, नहीं आया, बेनिफिशियल था, नहीं था। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लगता है सेशन अच्छा था, बेनिफिशियल था, और ये जो मुहिम हमने चलाया है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो भाइयों एक रिक्वेस्ट है, हर कोने में वीडियो को पहुंचाओ। एवरी नूक एंड कॉर्नर, एवरी टेलीग्राम चैनल, एवरी व्हाट्सएप चैनल। कमेंट्स करके बताओ, लाइक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत करो, पढ़ाई करो। 70+ चाहिए, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।